आज का विलाग स्वीडन में वर्क परमिट के लिए कम से कम तनख्वाह की जो नई शरह है उसके हवाले से है, और साथ ही ये कि स्वीडन में मर्दों और औरतों की तनख्वाहों में कितना फ़र्क है, क्योंकि आज स्वीडन का जो इदारा शुमारियात है उसने ताज़ा जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो जारी किए हैं। उन सब की तफसील आज के इस विलाग का मौजू है। मैं हूँ स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। बहुत से लोगों को 18 जून की तारीख का इंतज़ार था, क्योंकि इस हवाले से पहले भी मैंने अपने बहुत से व्लॉग्स में बताया था कि 18 जून को स्वीडन का जो इदारा शुमारियात है, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, जो कि तमाम किस्म के मुल्क की जो अदाद शुमार है उनका हिसाब रखता है, और उन्होंने जो मीडियन सैलरी है, जो औसत तनख्वाह है स्वीडन की, उसका ऐलान करेगा और उसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है फिर वर्क परमिट का जो है उसकी कम से कम तनख्वाह जो है वो बताई जाएगी। इस वक्त जो स्वीडन की जो एवरेज सैलरी या मीडियन सैलरी है, जो पिछला साल यानी 18 जून से पहले, इस साल से पहले, वो 34,200 है, यानी 34,200 क्रोन, और उसका जो 80% होता है 80% 27,360 क्रोन यानी 27,360 स्वीडिश क्रोन होनी चाहिए कम से कम, तब जाके जनाब वर्क परमिट मिलता था। लेकिन आज 18 जून को जो स्वीडन का इदारा शुमारियात है, इन्होंने जो नई मीडियन सैलरी यानी सैलरी थ्रेशोल्ड जो बताया है, वो मीडियन सैलरी अब बन गई है 35,600 स्वीडिश क्रोन। ये मैंने पहले भी बहुत से व्लॉग्स में बताया था कि हर साल जो है वो यहाँ पे जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ती हैं, और अंदाज़ा यही था कि तकरीबन 1,000-1,200 के करीब तनख्वाह बढ़ेगी। और अब ज़ाहिर है इसमें जो है वो अगर जो इजाफ़ा हुआ है तो ये आप देखें कि ये 1,400 क्रोन जो है इजाफ़ा हो गया है, 1,400 स्वीडिश क्रोन, 1,400 स्वीडिश क्रोन। अब इस 35,600 स्वीडिश क्रोन जो मीडियन सैलरी है एक आम स्वीडिश शख्स की, जो कि स्वीडन में जॉब करता है, अब इसका जो है वो कम से कम 80% होना चाहिए वर्क परमिट लेने के लिए, और वो बनता है 28,480 क्रोन्स, यानी 28,480 स्वीडिश क्रोन पे अगर किसी को जॉब मिलेगा बिफोर टैक्स से पहले, तब जाके जो है उसका वर्क परमिट जो है वो अप्रूव होगा। अब ये जो नई तनख्वाह आई है 28,480 स्वीडिश क्रोन, जो इस साल यानी 2024 18 जून से लागू होगी, इसका जो इत्तलाक है या इम्प्लीमेंट होगी वो 18 जून के बाद आने वाले केसेस पे होगी। जो इस वक्त जिन लोगों ने एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे दी हुई है, अगरचे उसका फैसला 18 जून के बाद होगा तो उन पे ये नई तनख्वाह लागू नहीं होगी। उनके लिए वो पुरानी तनख्वाही जो 27,360 है वही लागू होगी। नई तनख्वाह उनके लिए लागू होगी जो 18 जून के बाद एक्सटेंशन की या नए वर्क परमिट की जो है वो दरख्वास्त देंगे। तो ये तकरीबन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी हुई है वो प्रोसेस में है, क्योंकि टाइम ऑफ डिसीजन जो है ना वो और टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जिन लोगों ने पहले से अपनी एप्लीकेशन दे दी है, टाइम ऑफ डिसीजन बेशक इसके बाद आएगा, वो इस पर इफेक्ट नहीं होंगे। बहरहाल मुख्तसर ये कि मुस्तकबिल के लिए स्वीडन का वर्क परमिट लेने के लिए कम से कम तनख्वाह जो है वो 28,480 स्वीडिश क्रोन होनी चाहिए। और इसके साथ ही जैसे पहले भी बताया था कि हुकूमत की ये कोशिश है कि जो वर्क परमिट की कम से कम तनख्वाह है वो स्वीडन की एवरेज मीडियन सैलरी औसत तनख्वाह होनी चाहिए। इस वक्त जो औसत तनख्वाह जो नई बताई गई है वो 35,600 है, तो हुकूमत चाहती है कि ये हो जाए। अब ये कब होगी, इस हवाले से ये है कि ये प्रोसेस में है, और इसको कहते हैं कि अभी जो कानूनी जो प्रोसेस है जिसको रेमीस स्वीडिश ज़बान में कहते हैं, ये उस मरहले पे है। इस हवाले से मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया था कि स्वीडिश में कानून किस तरह से बनता है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये किस जगह पे है। तो अभी ये प्रपोज़ल उस पर आएगी, और अगर ये हो भी गई तो ये जो 1 जून 2025 अगले साल 1 जून से जो है वो लागू होगी। तो उस वक्त तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये हो भी गई, क्योंकि अभी तो रमीस है, इसके बाद पार्लियामेंट में जानी है, फिर फैसला होना है, अगर ये हो भी गई तो फिर भी जिन लोगों के वर्क परमिट चल रहे होंगे उनको जो है वो 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। तो
प्रैक्टिकली जिन लोगों के पास वर्क परमिट चल रहे होंगे उनके लिए 1 जून 2026 यानी 1 जून 2026 तक उनको वक्त दे दिया जाएगा। तो उनके लिए मसला नहीं होगा, मसला होगा जो नए आने वाले लोग होंगे, जो नए वर्क परमिट लेंगे और फिर उनको 100% तनख्वाह के मुताबिक जो है वो करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी जो है वो इसमें भी वक्त है। दूसरा एक बहुत सवाल आता है जी कि तनख्वाह से क्या मुराद है, क्या तनख्वाह के साथ जो अजाफी चीज़ें मिलती हैं, ओवर टाइम मिलता है या उसके बाद सूरत जिसको स्वीडिश में तिलक कहते हैं वो मिलता है, या कुछ दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या वो भी शामिल हैं, या इसमें जो क्या लें कि कोई सफ़र करता है तो उसके वजह से भी उसको अजाफी पैसे मिलते हैं, या अगर 2 काम आदमी कर ले क्या वो भी इसमें है। तो इस हवाले चूँकि ये व्लॉग लंबा हो जाएगा तो अगले व्लॉग में मैं बताऊंगा कि ये वर्क परमिट के लिए जो तनख्वाह है इससे मुराद क्या है, तनख्वाह में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं, आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं कि जनाब साथ ही जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है, इदारा शुमारियात स्वीडन, उसने ये बताया है कि स्वीडन में अब भी मर्दों और औरतों की तनख्वाहों में फ़र्क है, और ये फ़र्क जो है ये सेम जॉब, सेम जिम्मेदारियाँ, सेम डिपार्टमेंट, लेकिन फिर भी जो है वो मर्दों और औरतों की तनख्वाहों में फ़र्क है, और ये फ़र्क तकरीबन 10% है। और जो औसत तनख्वाह इस वक्त स्वीडन में आई है औरतों की वो है 37,800 स्वीडिश क्राउन, यानी 37,800 स्वीडिश क्राउन जो है वो औरतों की एवरेज तनख्वाह आई है। लेकिन मर्दों की तनख्वाह जो है वो 42,000 आई है, 42,000 जो है वो क्राउन। तो हुकूमत की या जो यहाँ ट्रेड यूनियन है या बाकी इदारे, उनकी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता इस फ़र्क को कम किया जाए और मर्दों और औरतों की तनख्वाहें जो है वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन अब भी जो है वो 10% के करीब फ़र्क है। तो आज का जो व्लॉग था वो नई जो तनख्वाह वर्क परमिट के लिए आई है उसके हवाले से था। अगले व्लॉग में आप जान सकेंगे कि तनख्वाह से मुराद क्या है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग वो भी बहुत जल्द देख सकेंगे कि क्या स्वीडन में जायदाद ख़रीदने से, इन्वेस्टमेंट करने से, कारोबार करने से किसी को परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के सवाल आते हैं। और क्या यहाँ पे अगर कारोबार कर लिया जाए, इन्वेस्टमेंट कर ली जाए या कोई यहाँ पे घर ख़रीद ले तो क्या उसकी बुनियाद पे यहाँ पे रहने का उसको हक़ मिलता है। उसकी तफसील भी आप किसी अगले व्लॉग में देख सकेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।